हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामस्तत्तुल्यम, यानी कि 1000 नाम, सहस्र नामस्तत्तुल्यम राम नाम वरानने। धर्म के राजनीतिकरण में हम विश्वास नहीं रखते, राम पर विश्वास रखते हैं। राम नाम, राम भक्ति हमारी संस्कृति की पहचान है। प्रधानमंत्री के जो चश्मे हैं ना, ये सांप्रदायिक चश्मे हैं। चश्मा पहनते हैं, मैं भी चश्मा पहनता हूं, पर मेरा चश्मे में सांप्रदायिकता नहीं है। उनके चश्मे सिर्फ सांप्रदायिकता है। क्या करूं, सभी हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कोई लहर, कोई मोदी लहर नहीं है, सिर्फ मोदी जहर है। सिर्फ अपनी भाषा से जहर फैला रहे हैं। जी नमस्ते, माई पंजाबी टीवी ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 400 ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ वाली है। जी जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई पंजाबी टीवी पर। सबसे पहला जानना चाहेंगे कि भारत न्याय यात्रा आप करके आए हैं और देश के कोने कोने तक आप जाकर आए हैं, और जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है और न्याय यात्रा करने के बाद आखिरकार लोगों के मन को टटोलने के बाद क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पहले 2 यात्राएं हुई। पहले 4000 किलोमीटर लंबा यात्रा राहुल जी चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। बाद में 6500 किलोमीटर लंबा बस यात्रा था मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। पहले यात्रा में करीब 150 दिन लगे और दूसरे यात्रा में ये करीब 63 दिन लगे। इस यात्रा में बिल्कुल साफ हो गया था कि जिस तरीके से यात्रा का स्वागत किया गया, जिस तरीके से राहुल जी जनता के बीच में जाकर उनकी चिंता जो है, उनकी आशंकाएं जो हैं, उनका डर जो है, उनके मुद्दे क्या हैं, रोज़ाना समस्याएं क्या हैं, उनको उनकी जानकारी लेने की जो उन्होंने प्रयास की, मन की बात नहीं, जनता की चिंता जानने की कोशिश की। और वो उसका नतीजा ये रहा कि हमने अपना घोषणा पत्र निकाला, 5 न्याय 25 गारंटी कार्यक्रम, हमने उसका अंतिम रूप दिया और उसी के आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि पहले 2 चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के चुनाव के बाद ही ये बिल्कुल साफ हो गया, स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो उनको जनादेश मिलना असंभव है। प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, घबराए हुए हैं, भौखलाए हुए हैं, झूठ की महामारी फैलाने में लगे हुए हैं। और ये 400 पार का नारा जो लगा रहे हैं, ये इसका एक ही मकसद है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, वो से बहुत नाखुश रहे हैं 75 सालों से। वो अपना ही संविधान लाना चाहते हैं जो मनुवादी मूल्यों और मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा लेता है। तो ये चुनाव चुपचाप तरीके से किसान, महिला, युवा, श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपना मन बनाकर वोट किया है। ये नाराज़गी की वोट है, बदलाव के लिए वोट है। जी, अगर पंजाब में भी जिस तरीके प्रधानमंत्री कल थे और आज भी होंगे, लेकिन किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मन की बात वो सुन नहीं। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी है। भूमि अधिग्रहण कानून का नज़रअंदाज किया, उसको कमज़ोर किया। MSP का जो वादा किया था किसान संगठनों को, उसको पूरा नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का उन्होंने कर्जा माफ़ किया है, किसानों को 1 रुपया कर्जा माफ़ नहीं किया है। अभी उन्होंने राज्यों को एक खत लिखा है कि जो पराली जलाते हैं
किसान जो पराली जलाते हैं खासतौर से पंजाब और हरियाणा में, उनको एमएसपी नहीं देना चाहिए। ये और भी अत्याचार है, और भी अन्याय है। तो किसान तो बिल्कुल नाराज है। हमारे समाज देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है, और अन्नदाताओं का अपमान और जो चंदा देते हैं चंदादाताओं का सम्मान, यही नरेंद्र मोदी की नीति रही है। अन्नदाता का अपमान, चंदादाताओं का सम्मान, और किसान जान चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है, हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण खेती की लागत को 1.5 गुना बढ़ाकर उस स्तर पर एमएसपी हम तय करेंगे। कर्जा माफ हम जरूर करेंगे। जो 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था, ऐसे ही 2024 में भी अलग अलग राज्यों में, खासतौर से मैं आपको मिसाल देता हूं, 2008 में पंजाब के 5 लाख ऐसे किसान थे जो कर्जा माफ कार्यक्रम से उनका फ़ायदा पहुंचा। हरियाणा में 9 लाख ऐसे किसान थे। तो ऐसे ही 2024 में कर्जा माफ़ी का कार्यक्रम चलाया जाएगा। हमारी जो सरकार बनेगी वो अंतिम रूप उसको देगा। तो इसीलिए तो किसान नाराज़ हैं कि प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति दोस्तियों के लिए ही काम कर रहे हैं बस। जी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के बीच जो है वो जातीय जनगणना का जो है वो वादा किया है। आखिरकार जो भाजपा है वो इन दावों को लेकर जनता को भ्रमित कह लें कि कर रही है, या फिर इस बात का किस तरीके से लोगों को फायदा होगा? नहीं, देखिए, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना ज़रूरी है ताकि हमारे देश में, हमारे समाज में जो एससी हैं, दलित हैं, जो एसटी है, आदिवासी है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, उसको आरक्षण का पूरा हक मिल सके। अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। बिल्कुल गलत है। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है धर्म के आधार पर, और हम धर्म के आधार पर आरक्षण देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ही आधार बन सकता है आरक्षण के लिए। असली बात यह है, सवाल यह है जिस पर निवर्तमान प्रधानमंत्री चुप है। 50% सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी आरक्षण 50% पार नहीं कर सकता। हमने कहा है सभी राज्यों में 50% क्रॉस होगा, क्योंकि आबादी एससी, एसटी और ओबीसी की 50% से ऊपर है। हमने कहा है वो 50% की सीमा हम बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, चुप रहे हैं। जाति जनगणना हमने कराया था 2011 में, उसकी जाति की जानकारी इन्होंने प्रकाशित नहीं की। हमने कहा हर 10 साल जाति जनगणना होना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले एससी की आबादी क्या है, एसटी की आबादी क्या है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में दलितों की संख्या ज़्यादा है, ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में एसटी की संख्या ज़्यादा है। अलग अलग राज्य अलग अलग हैं, पर हर एक राज्य में एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जनसंख्या क्या है। ये कहते हैं मैं तो जाति को पहचानता नहीं हूँ। अरे भाई, सदियों से, शताब्दियों, कितने शताब्दियों से हमारे देश की पहचान, समाज की पहचान जाति है। जाति और धर्म और भाषा, यही तो 3 पहचान है हमारे समाज में। और आप कह रहे हैं कि मैं जाति को पहचानता नहीं हूँ, पर जब मौका आता है वो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। अब तो वो कहते हैं मैं भगवान हूँ। तो भगवान तो ओबीसी नहीं होता है ना, भगवान तो भगवान होते हैं। अब तो उन्होंने कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। एक आखिरी सवाल के राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने तंज कसे कांग्रेस पर, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आपका नाम जय से शुरू होता है और बीच में राम भी आता है, तो यकीन 2 बार राम आता है। जय राम, वो दूसरे बार में राम है, और दूसरे नाम में रामेश, राम से शुरू होता है। पहला नाम अंत होता है राम में, दूसरा नाम शुरुआत होता है राम से। पर हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। मैं 8 साल की उम्र से, आज मेरे 70 साल हुए हैं, 62 साल से मैं रोज सुबह क्या कहता हूँ, मुझे क्या सिखाया गया मेरे माता पिता ने, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पितये नमः। ठीक है। और माता ने तो नाम जयराम रखा, और सब पूजा पाठ मंत्र सब राम के बारे में।
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम, यानी कि 1000 नाम, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये धर्म के राजनीतिकरण में हम विश्वास नहीं रखते, राम पर विश्वास रखते हैं। राम नाम, राम भक्ति हमारी संस्कृति की पहचान है, ठीक है। धर्म, हम एक बहुधार्मिक देश हैं, सर्वधर्म समभाव, यही हमारा संविधान सिखाता है। सभी धर्मों को सम्मान करना, सभी धर्मों को आदर करना, सही स्थान देना, समान स्थान देना, यही तो हमारी नीति रही है। पर प्रधानमंत्री के जो चश्मे हैं ना, ये सांप्रदायिक चश्मे हैं। वो चश्मा पहनते हैं, मैं भी चश्मा पहनता हूँ, पर मेरा चश्मे में सांप्रदायिकता नहीं है, उनके चश्मे सिर्फ सांप्रदायिकता है। क्या करूँ, सभी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, यहाँ आकर सिखों की बात करते हैं, और कहीं जाएंगे बौद्ध या जैन के बारे में बात करेंगे। तो ये राम को लेकर इन्होंने खूब प्रयास किया, पर जनता ने अपना मन बना लिया था कि राम भक्त हैं, सब लोग राम भक्त हैं। पर आज के जो हालात हैं, एमएसपी किसान चाह रहा है, राम भक्ति ठीक है, हम भी राम भक्त हैं, पर एमएसपी, कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, मजदूरी दर नहीं मिलता है, आरक्षण का हक नहीं मिल रहा है, यही तो मुद्दे हैं। तो इन सब रोज़ाना मुद्दे जो हैं, लोगों के मुद्दे हैं, जनता की चिंता है, प्रधानमंत्री उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं और कोई मुद्दे, तो ये नहीं चल रहा। इस बार प्रधानमंत्री का प्रचार, प्रधानमंत्री का कोई लहर, कोई मोदी लहर नहीं है, सिर्फ मोदी जहर है। सिर्फ अपनी भाषा से जहर फैला रहे हैं। जी, आख्या ਜਾਂਦਾ है कि चुब्बियां भी लाइयां ने फिर भी ये मन गंदा है। राम नाम ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੈਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, समझन की लोड़ है, ये आखना सी उन्हों का। बहरहाल जयराम रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, धन्यवाद। राम नाम।